सीरीज की हमारी दूसरी वीडियो है जिसमें हम आपको बताएंगे कि इसराइल की फौजी ताकत का राज क्या है और इसराइल एटमी ताकत कैसे बना। क्या वजह है कि इसराइल से पूरी दुनिया खौफ खाती है। वो कौन से हथियार हैं जो सिर्फ इसराइल के पास हैं और किसी के पास नहीं। तो नाजरीन, बात कुछ यूं है कि मुसलमानों को इस खुशफहमी से बाहर निकल आना चाहिए। अगर खुदा न खास्ता इसराइल ने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया या हाकिम बदन मस्जिद अक्सा को ढा दिया तो पूरी दुनिया के मुसलमान उठ खड़े होंगे और इसराइल की ईंट से ईंट बजा देंगे। बाबरी मस्जिद गिरा देगी। क्या हुआ? क्या आज किसी को भी याद है? इराक, शाम और अफगानिस्तान को तहस नहस कर दिया गया। रोहिंग्या के मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काट दिया गया। कश्मीरियों को पीस कर रख दिया गया। क्या मुसलमानों की किसी हुकूमत ने कुछ किया? बढ़ के हम अच्छी तरह मार लेते हैं मगर इस्लाहे अहवाल के लिए कुछ करने पर आमादा नहीं। जो काम हमारे करने के हैं वो भी हमने अल्लाह पर छोड़ रखे हैं। जो मुकाबला और गलबा आज यहूद को हासिल है वो उन्होंने चंद सेर गंदम के इवज नहीं पाया। उन्होंने भी बड़ी मारे खाए हैं, कई सदियों तक दर बदर रहे, मगर फिर उन्होंने अपने अंदर इबरत की निगाह इंस्टॉल कर ली। दुनिया के अंदर हुक्मरानी के पैराडोम को समझा, साइंसी बुनियादों पर उसमें अपनी जगह बनाने की कोशिश की, इक़्तिदार और ताकत के मराकज में घुसने के रास्ते तलाश किए। आपने कभी सुना कि किसी मुल्क में यहूदी आपस में लड़ पड़े और एक दूसरे का खून बहाया? ना ही आपने कभी सुना होगा कि कोई यहूदी किसी दुश्मन मुल्क या मजहब के पैरोकारों के हाथों बिक गया और अपने जमीर और ईमान का सौदा करके अपने ही लोगों से गद्दारी का मुर्तकिब हुआ। नाजरीन, इसराइल के बारे में दुनिया में हमेशा से एक तजस्सुस रहा कि इस इंतहाई छोटे से मुल्क का शुमार दुनिया के ताकतवर ममालिक में कैसे होता है। आमतौर पर वहाँ कोई गरीब नहीं मिलता। वहाँ के लोगों की ओस तनख्वाह इतनी है कि पाकिस्तान में लोग हैरान रह जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं कि इसराइल अपने शहरियों को खुशगवार जिंदगी फराहम करता है। वहाँ तिब, तालीम, तहकीक और ज़राअत में जबरदस्त काम किया गया। पिछली चंद दहाइयों से वहाँ की करेंसी का शुमार दुनिया की ताकतवर तरीन करेंसियों में गिना जाता है। सबसे पहले आपको बताते चलें कि इसराइल का रकबा सिर्फ 21,937 मुरब्बा किलोमीटर है। अदाद-ओ-शुमार बताते हैं इसराइल एक ऐसा मुल्क है जिसकी मईशत बहुत मजबूत है। वहाँ काम करने वाले हर शख्स की औसत तनख्वाह तकरीबन 3,371 अमरीकी डॉलर यानी तकरीबन 10 लाख रुपए है। ताहम वहाँ हर शख्स की औसत आमदनी तकरीबन 40,000 अमरीकी सालाना डॉलर है। इसराइल में कुल 16 शहर हैं जिनमें से 10 बड़े शहर और 6 इजला हैं जो कि इंतजामी लिहाज से सबसे अहम है। दोस्तों, इसराइल दुनिया का वाहिद मुल्क है जो खवातीन को लाजमी भर्ती करता है। ये शायद वाहिद मुल्क है जहाँ फौज में मर्द और खवातीन तकरीबन बराबर हैं। इसराइल को अपने दिफा के लिए अपनी फौज और हथियार भी तैयार करने थे। ये अमेरिका और रूस के बाद हथियारों का सबसे बड़ा बरामद कुनिंदा भी है। इसराइली फिजाइया दुनिया की चौथी बड़ी फिजाइया है। वैसे इसराइल ने कभी जंग नहीं हारी, ताहम ईरान ने हाल ही में इसकी फौज की ताकत पर सवालात उठाए हैं। नाजरीन, यहूदियों का कमाल ये है उन्होंने इसराइल के जरिए अपनी गुमशुदा 2,500 साल दरियाफ्त कर लिए हैं। इसराइल के रहनुमा जब कलाम करते हैं तो उनके लहजे में 60 साल की नहीं 2,500 साल की गूंज होती है। अमेरिका के नायब सदर जोसेफ बाइडेन ने इसराइल के हालिया दौरे में इसराइल के बारे में जो कुछ कहा उसका मफहूम ये था कि अमेरिका और इसराइल एक रूह और दो कालिब हैं। अमेरिका इसराइल से है और इसराइल अमेरिका से। इसराइल का नुकसान अमेरिका का नुकसान है और इसराइल का फायदा अमेरिका का फायदा है। मगर इसके बावजूद इसराइल ने जोसेफ बाइडेन की इसराइल में मौजूदगी को नजरअंदाज करते हुए ऐलान किया कि मशरकी बैतुल मुकद्दस में 1600 घरों की तामीर के मंसूबे पर अमल जारी रहेगा। गौर किया जाए तो ये ऐलान नहीं था, अमेरिका के मुंह पर तमाचा था। इसलिए कि जोसेफ बाइडेन ने इसराइल की शान में कसीदा पढ़ने के बावजूद इसराइल से कहा था कि वो घरों की तामीर के मंसूबे को मुंजमद कर दे। लेकिन इसराइल ने गिरबा कुश्तन रोजे अव्वल के मिसदाक अमेरिका पर वाजे कर दिया कि उसके मुतालबे पर अमल दरामद मुमकिन नहीं। अमेरिका के लिए ये सूरत हाल गैर मुतवक्के थी और अमेरिका की वजीर खारजा हिलरी क्लिंटन ने इसराइल के इस ऐलान को तौहीन आमेज करार देते हुए मुतालबा किया कि इसराइल अपने ऐलान पर माजरत करे। लेकिन इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने माजरत की बजाय मंसूबे को जारी रखने का ऐलान किया। इस सूरत हाल ने अमेरिका इसराइल ताल्लुकात में एक बुहरानी सूरत हाल पैदा कर दी है। लेकिन ये बुहरानी सूरत हाल मंजरनामे का सानवी पहलू है। मंजरनामे का बुनियादी पहलू इसराइल की बेपनाह कुव्वत और उसका वो तकब्बुर है जो अरबों को क्या अमेरिका को भी खातिर में लाने पर तैयार नहीं। अमेरिका इसराइल ताल्लुकात के मज़कूरा मंजरनामे को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि दुनिया की वाहिद ताकत अमेरिका नहीं इसराइल है। यहाँ सवाल ये है कि इसराइल की इस बेपनाह ताकत का राज क्या है। यहूदियों की तारीख ये है कि वो जहाँ जाते हैं ताकत के सरचश्मों पर कब्जा की कोशिश करते हैं।
مسلم اسپین کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو یہودی مسلمانوں کی بے مثال رواداری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اور دربار کی دنیا دونوں جگہ متحرک نظر آتے ہیں۔ یہودی یورپ آئے تو یہاں بھی انہوں نے علم و ابلاغ اور مالیات کے شعبوں پر قبضہ جمایا۔ یہودیوں کے ساتھ ہٹلر کا ظلم تسلیم، مگر اس کی وجہ یہ تھی کہ ہٹلر نے جرمن بینکوں سے اپنی اسلحہ سازی کی صنعت کے لیے قرض طلب کیا اور جرمنی کے بینکاری نظام پر یہودی قابض تھے۔ دوستو، اس ملک میں 9 ملین سے کم باشندے ہیں۔ بہرحال انہوں نے 10 گنا بڑے ممالک کے خلاف جنگیں جیتی ہیں۔ دوستو، اسرائیل کے نئے وزیر خارجہ یائر لیپڈ نے بھی گزشتہ روز یہ باور کرایا کہ ان کا ملک ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کے لیے وہ سب کچھ کرے گا جو اس کے بس میں ہے۔ اس سے قبل 1981 میں اسرائیل ایک مقتدر ریاست میں گھس کر اس کے جوہری ری ایکٹر پر فضائی حملہ کر کے اسے مکمل طور پر تباہ کر چکا ہے۔ اسرائیل نے عراق کے اوسیرات جوہری ری ایکٹر کو 8 F-16 لڑاکا طیاروں کی مدد سے تباہ کیا تھا، چاہے وہ کچھ کہے یا نہ کہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اسرائیل ایک غیر اعلانیہ نیوکلیئر ریاست ہے۔ اس کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہیں اور وہ ایک نیوکلیئر طاقت ہے، لیکن وہ نہیں چاہتا کہ مزید کوئی دوسرا ملک جوہری طاقت حاصل کرے۔ حالانکہ خود اسرائیل اپنے نیوکلیئر پروگرام کو اتنا خفیہ رکھتا ہے کہ کوئی اسرائیلی عہدیدار اس پر بات تک نہیں کرنا چاہتا۔ اسرائیل نے نہ تو کبھی اس بات کی تردید کی ہے اور نہ ہی کبھی قبول کیا کہ اس کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہیں، اور اگر ہیں بھی تو کتنے ہیں۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ اسرائیل نے ایٹمی طاقت بنا کیسے اور اس نے اسے کیسے چھپایا۔ اسرائیل کی ایٹمی طاقت بننے کی جدوجہد اس کی پیدائش اور اس کے پہلے وزیر اعظم ڈیوڈ بن گوریان سے ہی شروع ہو گئی تھی، جو اسرائیل کی بقا کی ضمانت کے لیے جوہری ہتھیاروں کے حصول کے حامی تھے۔ لیکن اس نومولود ریاست کے لیے محدود معاشی، تکنیکی اور عسکری وسائل کے ساتھ اس جدوجہد کو آگے بڑھانا ناممکن تھا۔ لہذا اسرائیل نے ایٹمی ریاست بننے کے لیے امریکہ، فرانس، جرمنی، برطانیہ اور یہاں تک کہ ناروے جیسے ممالک کے ساز و سامان اور مہارت پر انحصار کیا، جو کہ ایک مضحکہ خیز بات ہے، کیونکہ یہ ممالک آج ایٹمی پھیلاؤ کے خلاف مضبوط مہم چلانے والے عناصر ہیں۔ اسرائیل نے صرف مدد حاصل کرنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ وہ اس حد تک چلا گیا کہ اس نے اپنے اتحادیوں سے جوہری راز چوری کیے، اور جب اس کے اتحادیوں کو اس بات کا پتہ چلا، انہوں نے بجائے کوئی اقدام اٹھانے کے اپنی آنکھیں پھیر لی۔ یعنی بھائی ستم ظریفی دیکھیں کہ ان لوگوں نے نیوکلیئر راز چوری کیے، زمین چوری کی، حقوق چوری کیے، یہاں تک کہ اربوں کی ڈشیں فلافل اور ہمس تک چوری کرنے کی کوشش کی۔ خیر، آگے بڑھتے ہیں۔ 1956 میں سویز نہر کے بحران پر فرانس اور اسرائیل مصر پر قابو پانے میں ناکام ہوئے، تو فرانس نے اپنے اس مشترکہ دشمن پر قابو پانے کے لیے اسرائیل کے ساتھ مل کر کام کیا۔ چنانچہ فرانس نے تل ابیب کو الجیریا کے معاملات پر انٹیلیجنس مہیا کرنے کے بدلے میں کچھ جوہری مہارت بھیجی۔ جہاں فرانس اینٹی کولونیل بغاوت کا مقابلہ کر رہا تھا، فرانسیسی پروگرام کو فرانسیسی نژاد یہودی سائنسدانوں کی ایک بڑی تعداد کی ہمدردی حاصل تھی۔ 1950 کے آخر تک فرانس نے 2500 کارکنوں کو دیمونا گاؤں بھیجا تاکہ وہ اسرائیل کو ایٹمی ری ایکٹر اور ایک خفیہ ری پروسیسنگ پلانٹ بنانے میں مدد دے سکے۔ یہ تعداد اتنی تھی کہ پورا گاؤں رینالڈس اور فرانسیسی ہائی اسکولوں سے بھرے ہوئے ایک فرانسیسی قصبے میں بدل گیا۔ لیکن توقع کے مطابق پورا پروجیکٹ مکمل رازداری کے پردوں میں چھپا دیا گیا۔ امریکی تفتیشی صحافی سیمو ریہرش کے مطابق فرانسیسی کارکنوں کو فرانس یا کسی اور جگہ رشتہ داروں اور دوستوں کو براہ راست خط لکھنے سے منع کیا گیا تھا۔ ان کے خطوط لاطینی امریکہ میں ایک ڈیلی پوسٹ آفس باکس کو بھیجے جاتے تھے۔ BBC کے مطابق 1959 میں برطانیہ اور ناروے نے اسرائیل کو 20 ٹن ڈیوٹیریم آکسائڈ بھی فراہم کیا، جسے بھاری پانی بھی کہا جاتا ہے۔ دونوں حکومتوں کو شبہ تھا کہ اس سامان کو ہتھیار بنانے کے لیے استعمال کیا جائے گا، لیکن جان بوجھ کر انہوں نے نظریں پھیر لی۔ BBC کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ جب ہیرالڈ ولسن وزیر اعظم تھے، برطانیہ نے اسرائیل کو پلوٹونیم کی بھاری مقدار فراہم کی۔ ایک رپورٹ کے مطابق ابراہیم فینبرگ جیسے یہودی امریکی تاجروں کی کاوشوں کی بدولت اسرائیل کو بیرون ملک سے بھی مالی مدد بھی مل رہی تھی۔ اسرائیل کے جوہری پروگرام کے لیے $10 ملین فنڈز اکٹھا کرنے کا سہرا بھی ابراہیم فینبرگ کے سر جاتا ہے۔ دیگر ممالک جنہوں نے اسرائیل کے جوہری بولی کی حمایت کی، ان میں ارجنٹائن اور جنوبی افریقہ کی مقبوضہ حکومتیں شامل ہیں۔ لیکن اسرائیل نہ صرف مٹیریل اور مہارت خریدتا تھا بلکہ اسے چوری بھی کر لیتا تھا۔ لاکام نام ایک اسرائیلی جاسوس رنگ کو دیا گیا ہے جس نے یہ خفیہ مشن سر انجام دیے تھے۔ یہ ایک اسرائیلی خفیہ ایجنسی ہے جس نے بیرون ملک سائنسی اور تکنیکی خفیہ معلومات جمع کی تھی۔ بزنس انسائیڈر کے مطابق ارنون ملچن بھی اسرائیلی جاسوس نیٹ ورک کا حصہ تھے۔ دی گارجین کے مطابق ملچن، جنہیں 1965 میں
शमून ने तेल अवीव के नाइट क्लब में भर्ती किया था। इसको यूरेनियम की अफजूदगी करने वाले अहम टेक्नोलॉजी को हासिल करने, सेंट्रीफ्यूजेस के ब्लूप्रिंट्स की तस्वीर खींचने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिसके लिए एक जर्मन ओहदेदार को मुबैना तौर पर रिश्वत दी गई। दोस्तों, अब एक मुज़हिकाहेज बात आपको बताते हैं। दरअसल इसी तरह के ब्लूप्रिंट्स को एक पाकिस्तानी मुलाजिम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने दूसरी बार चोरी किया था। ये ब्लूप्रिंट्स पाकिस्तान के न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम की बुनियाद रखने के लिए इस्तेमाल किए गए थे और बादशाह मुबैना तौर पर लीबिया, शुमाली कोरिया और ईरान तक भी पहुंच गए। यही वजह है कि इसराइल 2010 में ईरान के जोहरी मकामात को हैक करने में कामयाब रहा था, क्योंकि ये तकरीबन एक जैसे सेंट्रीफ्यूजीज ही थे। माजी में भी कई बार इसराइल के जोहरी हथियारों के प्रोग्राम का इंकशाफ हो चुका है। सिर्फ यही नहीं, 1979 में एक अमरीकी जासूस सैटेलाइट ने जनूबी अटलांटिक समंदर में इसराइली जोहरी तजर्बे के फ्लैशेस को रिकॉर्ड किया, लेकिन उसे भी दबा दिया गया। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन के मुताबिक इस वक्त के अमरीकी सदर जिमी कार्टर ने इंतहाई चालाकी से इस इंटेलिजेंस इत्तला को दफन कर दिया, क्योंकि वो मिस्र इसराइल अमन मुआहदे को खतरे में नहीं डालना चाहते थे। जबकि इत्तलात के मुताबिक जिमी कार्टर को दोबारा हुकूमत का हिस्सा बनने के लिए भी इसराइल की हिमायत की जरूरत थी। स्वीडन में कायम थिंक टैंक सिप्रे के मुताबिक इसराइल आज 80 से 400 न्यूक्लियर वारहेड्स रखता है। ये जोहरी अदम फैलाव माहदे NPT का दस्तकुनिंदा नहीं है और अक़वाम मुत्तहिदा के इंस्पेक्टर्स को इसके जोहरी मुकामात पर जाने की इजाजत नहीं। लेकिन अगर हम कुछ दहाइयां पीछे जाएं, तो इसराइल ने लेबनान, गजा, मगरबी किनारे, मिस्र, शाम, उर्दन के साथ किया। तो क्यों हम इसराइली जोहरी बहरान या यहाँ तक के अमरीकी जोहरी बहरान के बारे में बात नहीं कर रहे हैं? क्योंकि सिर्फ वही हैं जिन्हें वाकईतन इस ताकत को इस्तेमाल किया है। देखें, हकीकत ये है कि एटमी हथियारों की हैसियत एक तबाही फैलाने वाले सामान से ज्यादा है। ये जबरदस्ती खारजा पॉलिसी के आलाकार हैं और सबसे अहम बैनुल अक़वामी सियासत में वकार और ताकत की अलामत है। लेकिन चंद अक़वाम का एक खसूसी क्लब नहीं चाहता है कि ये दूसरों के पास भी हो। सो इस तरह इसराइल ने फौजी ताकत हासिल की और पूरी दुनिया पर काबिज हो गया। ये कहानी थी इसराइल के जोहरी हथियारों की। इसके बाद तीसरी किस्त में हम आपको ग्रेटर इसराइल के हवाले से मुकम्मल तफसीलात बताएंगे।